हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो बहुत सी चार्जशीट्स दिल्ली पुलिस ने फाइल की हैं, जो दिल्ली में फरवरी में बहुत अनफॉर्चुनेट दंगे हुए जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जाने गई। कुछ टीवी चैनल्स पे बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने इस पे डिस्कशन किया और उनको इस बात का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि दिल्ली की पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वो एक फेयर और अनबायस इन्वेस्टिगेशन नहीं शो करती, और वो जो सीएए प्रोटेस्टर्स थे उनको इस कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार लगभग बताती है। मैं एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है। इसमें पुलिस प्रोसिक्यूट करती है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो पुलिस है ये क्योंकि स्टेट के कंट्रोल में है, इसलिए जो स्टेट चाहती है वही करती है। देखिए, जो नेशनल पुलिस कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स में भी ये बात कही गई, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी कहते रहे कि हमारी जो पुलिस है जो एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन के तहत, पुलिस एक्ट के तहत आज भी गवर्न होती है, वो पॉलिसी इन्फोर्स करती है, लॉ इन्फोर्स नहीं करती। एज अ रिजल्ट मुझे इस चार्जशीट को देख के बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ। जो पुलिस जेएनयू में जिन लोगों ने अटैक किया और एक फीमेल खास तौर से जो आइडेंटिफाई भी हो गई, उस पर आज तक एफआईआर नहीं कर पाई। वो पुलिस जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिल्ली के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट ट्रम्प के इंडियन विजिट के दौरान दिए गए, पुलिस को ही थ्रेटन किया गया कि हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, कपिल मिश्रा का। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। उनके खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं कर पाई, तो उस पुलिस से इस मामले में कोई डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखना जो है मेरे हिसाब से ये गलत था। अब ये जो चार्जशीट है और आरोप पत्र जिसे कहते हैं, इसके सिलसिले में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने क्या कहा, क्रिमिनल लॉ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसके जुडिशरी ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। लेकिन पहली चीज जो है वो ये समझ लेने की है कि ये जो बहुत सी चार्जशीट्स फाइल हुई, कोई एक चार्जशीट जो ताहिर हुसैन के खिलाफ है जो 1 मई 2020 को हुई और वो 1000 पेजेस से भी ज़्यादा की है, 1030 पेजेस की है, और उसमें ये भी उनके ऊपर चार्ज है कि साहब उन्होंने 1.3 करोड़ रुपया भी खर्च किया, उनके भाई और 15 और लोगों का भी उसमें नाम है। एक दूसरी चार्जशीट है जो 20 हिंदू लोगों के खिलाफ है, उसमें एक चार्जशीट में 9 लोग हैं, दूसरे में 11 हैं। इनके ऊपर जो 2 भाई थे, हाशिम बाइक से जा रहे थे 25 फरवरी को और उनको रोका गया, फिर उनको स्ट्रिप किया गया और फिर वो मार दिए गए और नाले में डाल दिए गए, उसका भी जिक्र है। और बहुत सी एफआईआर हैं इसमें जिनके बारे में बात हो रही है। पिंजरा तोड़ पे इल्ज़ाम है और सीएए प्रोटेस्टर्स पे इल्ज़ाम है। तो ये वाली जो चार्जशीट्स हैं ये सब की सब कॉन्स्पिरेसी के क्राइम की तरफ इशारा कर रही हैं। कॉन्स्पिरेसी का क्राइम भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है, उसको भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेलों में डालने के लिए बनाया गया था। और आज उस क्राइम का इस्तेमाल जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकारें करें प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, इसको देख के जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उनको जाहिर है कि कुछ ना कुछ तकलीफ ज़रूर होती है। अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कई तरह की पुलिस रिपोर्ट होती हैं, कम से कम 3 तरह की पुलिस रिपोर्ट होंगी। एक, जब 154 के तहत एफआईआर हो गई, आपको मालूम है, तो एफआईआर जो है वो कोई पब्लिक का आदमी
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में लाने के लिए किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो सेक्शन 157 के तहत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पुलिस जो है वो फाइल करती है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो सेक्शन 168 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होती है, जो एक सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो आईओ है उसको फाइल करेगा अपने सुपीरियर को कि अब तक का उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह का हुआ। और जो तीसरी रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट, उसे हम कॉमन पार्लेंस में कहते हैं, वो सेक्शन 173 है, जिसके बारे में आज बात की जानी है। अब जरा इस बात को समझ लें कि ये जो टर्म है चार्जशीट, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं है। ये आम भाषा में इसे चालान या चार्जशीट कहा जाता है, लेकिन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने पर फाइनल रिपोर्ट और कंप्लीशन रिपोर्ट की बात कर रही है। फाइनल रिपोर्ट ये हो गई कि साहब हमें कोई इस मामले में ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि इस मामले को आगे ले जाया जाए। और जब पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट को, तो वो मजिस्ट्रेट से ये कह रही है कि हमने ये इंक्वायरी की, ये हमें एविडेंस मिली और अब इस केस को आगे बढ़ाया जाए। अब जरा सा ये समझ लेने की बहुत जरूरत है कि ये जो रिपोर्ट दी जाएगी इसके बारे में जरा ये समझ लें कि एफआईआर और चार्जशीट अलग अलग हैं। एफआईआर कोई भी पब्लिक का आदमी स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ को देता है कि कोई कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है। चार्जशीट जो है ये पुलिस मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट दे रही है, और चार्जशीट और चार्ज एक ही नहीं है। चार्ज वो है जो मजिस्ट्रेट बनाएगा उसको देख के, इस पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चार्जशीट के बारे में कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दिल्ली की चार्जशीट देख के जाहिर है कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह सारी बात मजिस्ट्रेट मान ले। जो मजिस्ट्रेट है वो बिल्कुल बाउंड नहीं है चार्जशीट में दिए फैक्ट्स को मानने के लिए। उससे यह एक्सपेक्टेड है कि वो अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, इंडिपेंडेंट माइंड लगाएगा, और तब चार्जेस फ्रेम होंगे। तो ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट ये शो करती है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अब ज्यादातर केसेस में खत्म हो गया। कभी कभी पुलिस ये कहती है कि हमें कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी करना है, तो एक सब्सिक्वेंट चार्जशीट भी हो सकती है। लेकिन आमतौर से चार्जशीट का मतलब है कि पुलिस का रोल खत्म, जुडिशरी का रोल शुरू हो। अब ये जो चार्जशीट है इसको फाइल करने के सिलसिले में कोई स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। सिर्फ यह कहा गया है कि विदाउट डिले, यानी जल्दी से जल्दी ये फाइल की जाए। अंडरस्टैंडिंग ये है लॉ की कि अगर कोई क्राइम जो है वो 10 साल से कम इंप्रिजनमेंट का पनिशेबल है, तो वो 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और ये पुलिस की रिपोर्ट, जिसे आप चार्जशीट कहते हैं, ये फाइल की जाए। अगर 10 साल से ज्यादा के पनिशमेंट का मामला है तो 90 डेज में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 60 डेज में अगर ये क्राइम जो है ट्रायबल है बाय लोअर कोर्ट, और 90 डेज में अगर वो ट्रायबल है बाय सेशंस कोर्ट, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो एक्यूज का ये राइट होगा कि उसे जमानत दे दी जाए। ये जो फाइल की जाएगी चार्जशीट, इसमें यह होगा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर के तहत किया है सीआरपीसी में, उसके बारे में सीआरपीसी का 173 ये कहता है कि इसको कंप्लीट किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, विदाउट अननेसेसरी डिले। और उसके बारे में ये रिपोर्ट दी जा रही है मजिस्ट्रेट को। तो इसमें जो नेम्स हैं वो लिखे जाएंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या वो लोग हैं जो एक्वेंटेड हैं सरकमस्टांसेस ऑफ इस केस के। इसमें यह दिया जाएगा कि क्या पुलिस के ओपिनियन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर कमिट हुआ है तो वो किसने किया है, क्या एक्यूज अरेस्ट हुआ है,
अगर वो अरेस्ट हुआ है तो क्या उसे बेल पे छोड़ा गया है या बॉन्ड पे, ये बेल विद श्योरिटी थी या विदाउट श्योरिटी थी, क्या वो कस्टडी में है अंडर सेक्शन 170, ये सारी चीजें जो हैं ये चार्जशीट में होती हैं। अब चार्जशीट की जरा सा लीगल वैल्यू के बारे में भी और समझ लेते हैं कि चार्जशीट जो है इसके बारे में कि ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाए विदाउट इनऑर्डिनेट डिले और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो, बायस ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन आर के धैया वर्सेस दिल्ली। दूसरी चीज ये कि चार्जशीट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो इनएक्यूरेट नहीं होनी चाहिए। और एमएल सेठी के केस में यह कहा गया कि चार्जशीट जो है उसका यह मतलब नहीं है कि अब एक्यूज को सजा हो गई, बल्कि उसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस ने कंप्लीट कर लिया, पुलिस का रोल खत्म हो गया, अब मजिस्ट्रेट अपना काम करें। और सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट जो हैं जुडिशियल माइंड अप्लाई करें, वो चार्जशीट से बाउंड नहीं है, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो पुलिस से ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन दोबारा किया जाए। तो इन सब बातों को समझने के बाद अगर हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो दिल्ली का मामला है, इस मामले में ये जरूर ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंडर में काम कर रही है, जैसे कि सारी स्टेट पुलिस करती है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब इसमें यह भी बिल्कुल साफ है कि जैसे पिंजरा तोड़ का जिक्र कर दिया, पिंजरा तोड़ 2015 में जामिया से शुरू हुआ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया, मिरांडा हाउस में चला गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में चला गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में चला गया। पिंजरा तोड़ का इंटरनल क्रिटिसिज्म हुआ कि इसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है, ये अपर कास्ट हिंदुओं का मूवमेंट बन गया, इसमें शेड्यूल कास्ट का और दलितों का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उनके इश्यूज रेज किए जाने चाहिए वो बात नहीं आई। अब ये जो सारी चीजें हैं कि सीए एक्टिविस्ट, इंडिया अगेंस्ट हेट, जो लोग हेट के खिलाफ हैं, उनके ऊपर अगर ये इल्जाम लगाया जाए कि साहब उन्होंने दंगा करा दिया और वो लोगों के मरवाने में जिम्मेदार है, तो ये बात मजाकखेज लगती है। चार्जशीट खराब दायर होती हैं आमतौर से, इसीलिए एक्विटल रेट हाई है। पुलिस जिसको बचाना चाहती है चार्जशीट में लूप होल छोड़ देती है, लेकिन चार्जशीट का मतलब कन्विक्शन नहीं है। चार्जशीट का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे किसी को सजा दे देंगे। सरवन सिंह, रतन सिंह का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग इज नॉट इनफ and cannot take place of proof. Considered as a whole, prosecution story may be true, but between may be true and must be true, there is inevitably a long distance to travel, and whole of this distance must be covered by legal, reliable and unimpeachable evidence बिफोर द एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड। ये सिर्फ चार्जशीट जो है कुछ लोगों की तरफ सस्पिशन की उंगलियां उठा रही है, ये प्रूफ नहीं है अपने आप में। ये स्क्रूटनी शायद स्टैंड नहीं करेगी जब जुडिशियल माइंड इस पे अप्लाई होगा, लेकिन टीवी डिबेट्स में, डिस्कशंस में कुछ दिन के लिए इन लोगों को परेशान किया जाएगा। ये समझता हूं कि पुलिस ने जो सरकार का भी इंटरेस्ट है वो पूरी तरह सर्व नहीं किया। देखते ही कोई मजिस्ट्रेट या सेशंस जज ये समझेगा कि ये चार्जशीट वन साइडेड है। कम से कम पुलिस को जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और जगह पुलिस ने ज्यादतियाँ की हैं और पुलिस के खिलाफ जो है वो एफआईआर करने की कोशिश की जा रही है, वो एफआईआर नहीं हुई। जामिया में ये हुआ कि होगी और जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट जाएगा, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। In which the shooter can be clearly seen, as can be the others who are standing
next to him. This is the high definition video which can be seen clearly of the rooftop of the Mohan. लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने जिस तरीके से ज्यादती की, अमेरिका में आप देखिए कि कितना बड़ा ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट वहां चल रहा है। जामिया के आसपास का इंसिडेंट है कि वो एक लड़के को पुलिस मार रही है और दो लड़कियां आकर उसे बचाती हैं। दो लोगों ने फायरिंग की बाकायदा जामिया पे और शाहीन बाग में। उनका कहीं पुलिस के जो डिटेल डेट्स हैं वो जिक्र नहीं है। कपिल मिश्रा ने बाकायदा लीगल सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी ये कह के कि हम जो है आज तक रुके हुए हैं और ट्रंप के आने के बाद हम पुलिस की भी नहीं मानेंगे। उसी वक्त पुलिस कमिश्नर को उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था। अनुराग ठाकुर दिल्ली के इलेक्शन के दौरान उन्होंने गोली मारो वाला नारा दिया जो बहुत ही प्रोवोकेटिव था। मैं ये समझता हूं कि पुलिस को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उनकी इस चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट को कम से कम ये लगे कि वो अनबायस्ड फेयर तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। इस पूरी चार्जशीट से सबसे ज्यादा नुकसान मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस का होगा अगर ये चार्जशीट जो है स्क्रूटनी ऑफ कोर्ट में गिर जाती। मैं ये समझता हूं कि अब जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाए, तब हमारे देश में कन्विक्शन रेट इंप्रूव करेगा। पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से अलग किया जाए, तब हमारे यहां पुलिसिंग इंप्रूव करेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें। हमारे पास बहुत ये रिक्वेस्ट आ रही है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं कि हम उनके लिए अलग से वीडियो बनाएं। मैं एक गूगल फॉर्म जो है वो अपनी इस वेबसाइट पे डाल रहा हूं, आप लोग उसे भरें। मैं जरा देखना चाहता हूं कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने हमारे सब्सक्राइबर्स इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए खास तौर से वीडियोस बनाएंगे तो वो उनको देखना चाहेंगे। अगर बहुत लोग इस पे इंटरेस्टेड हैं तो मैं जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए खास तौर से एक अलग सीरीज शुरू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।